कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिकों के रंग के बारे में और उसके चुंबकीय गुण के बारे में। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक के कौन कौन से उपयोग होते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये हमारे चैप्टर, ध्यान देना, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, संकुल यौगिक जो रहते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग। और रंग प्रदर्शित करने का कारण होता है डी संक्रमण। क्या होता है? डी संक्रमण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या होता है? डी संक्रमण। असल में क्या होता है, जब डी कक्षकों में लिगेंड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? विपाटन होता है। लिगेंड की उपस्थिति, जैसे कि ध्यान समझना, ये हमारा डी कक्षक है। क्लियर है? ये हमारा डी कक्षक है। जैसे ही लिगेंड आएगा, क्लियर है, लिगेंड आएगा, ये चाहे वो चतुष्फल की स्थिति वाला हो चाहे अष्टफल की वाला, तो वो क्या कर देता है? विपाटन कर देता है। एक तो आपका कौन सा स्तर बनता है? T2G, और एक कौन सा बनता है? EG। क्लियर है कि नहीं? निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि TiH2O6 3+ है, TiH2O6 3+ है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पास देखो टाइटेनियम, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा? +3 आएगा। क्या ये तो 0, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 3। यहाँ तक क्लियर है? स्कूल टीचर ऐसे करके याद रखते हो ना, 4H2 3D2, 4H2 3D2, यही होता है। +3 है, मतलब टाइटेनियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालोगे, टाइटेनियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा, तो लास्ट में कितना बचा रहेगा? 3D1। मतलब यहाँ पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के पास? 1। अब जब इसके समीप कौन आएगा? H2O आएगा। कौन आएगा? H2O। क्लियर है? जब H2O इसके पास आएगा, क्योंकि 6 है समन्वय संख्या, मतलब कौन सा विपाटन होगा? अष्टफल की। क्या होगा? अष्टफल की। और कितना ऊर्जा स्तर में बट जाएगा? 2, T2G और EG। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि H2O कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा? बहुत ही कम। तो ये यहाँ से उत्तेजित होकर के यहाँ जा सकते हैं। निम्न ऊर्जा से कहाँ जा सकते हैं? उच्च ऊर्जा। जब ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा तो हरे पीले प्रकाश को अवशोषित करेगा। हरे पीले प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और तुम लोगों को मैं जब डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, कलर कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट बताया था, VBGYOR, यही था ना? ठीक है, ऐसा बनना आता था। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही बनता था ना? ध्यान दो जी, VBG, ध्यान देना, VBGYOR, रेड और ग्रीन अपोजिट है, ऐसे करके याद रख लेना। वायलेट ब्लू, ब्लू ऑरेंज। अब ध्यान दो, हरा और पीला रंग कहाँ है? हरा, हरा रंग कहाँ है? ये हरा रंग। और ये कौन सा रंग है? पीला रंग। ध्यान देना, इन दोनों बीच के कलर को अवशोषित किया है, तो उत्सर्जित कौन सा करेगा? रेड और वायलेट। कौन सा कलर उत्सर्जित करेगा? रेड और वायलेट। तो जब ये उत्सर्जित करेगा तो कौन सा कलर शो होगा? रेड और वायलेट के बीच का। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? समझ आया? क्लियर कट है कि नहीं? तो संकुल यौगिक के गुणों में लिखना रंग के बारे में, तो क्या बोलना? संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो डी कक्षक वाला होता है। जब इसके समीप लिगेंड आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनों का वर्धन T2G कक्षक से कहाँ होता है? EG कक्षक में। तब यह कोई भी प्रकाश तरंग दैर्ध्य या कोई भी कलर का क्या करता है? अवशोषित करता है। जब उच्च ऊर्जा में जाएगा तो उच्च ऊर्जा में कोई भी तत्व स्थायी नहीं होता, वो अपने मिनिमम स्टेट में आता है। मिनिमम स्टेट में आने के टाइम ऊर्जा का क्या करता है? इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन, जिसके कारण कलर शो होता है। क्या होता है? कलर शो होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल से समझ आया कि नहीं? जैसे TiH2O6 लिया, टाइटेनियम +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार पर ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये, ध्यान देना, इस प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड? दुर्बल लिगेंड है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? वर्धन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? वर्धन। उतने टाइम हरे पीले रंग को क्या करेगा? ये अवशोषित करेगा। तो उत्सर्जित कौन से कलर को करेगा? रेड और वायलेट। तो इस तरीके से जो भी आपका संकुल यौगिक होता है वो क्या शो करता है? आपका कलर शो करता है। रीजन क्या दोगे? एक डी कक्षक से दूसरे में गए तो क्या बोलोगे? डी संक्रमण होता है। क्या होता है?
समझ आया कि नहीं। कलर कॉम्प्लीमेंट्री चार्ट सबको याद रखना है, क्लियर है नहीं। जो रंग अवशोषित करेगा उसी का ही पूरा रंग क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है। कैसे याद रखोगे, वी बी जी वाई ओ आर, रेड और ग्रीन को अपोजिट करना बस। हरा और लाल शुरू जान रहे हो तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, क्लियर है। इन दोनों के बीच का कलर यदि अवशोषित हुआ तो उत्सर्जित इन दोनों के बीच का होगा। समझ आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना, आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलर का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मान लो लिगेंड अनुपस्थित है, नोट सम थोड़ा गलती है, लिगेंड की अनुपस्थिति में डी संक्रमण नहीं होता, डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं। मान लो TiH2O6 को मैं गर्म कर दूं, गर्म कर दूंगा तो उसमें का जल का अणु निकल जाएगा, और जल का अणु यदि निकल गया तो क्या वो कलर शो कर पाएगा, क्या नहीं, क्योंकि जल का अणु ही तो किसका काम कर रहा था, लिगेंड का। किसका काम कर रहा था, लिगेंड का। अभी एग्जांपल बताया ना, TiH2O क्या था, 6 था और ये 3+ था। मान लो इस कंपाउंड को मैं गर्म कर दिया, पानी उड़ जाएगा, और पानी उड़ जाएगा तो लिगेंड क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। तो डी संक्रमण हो पाएगा क्या, नहीं। समझ आया कि नहीं, मतलब वो बेचारा इलेक्ट्रॉन रख करके भी कोई कलर शो नहीं कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं उपसंयोजी यौगिकों का चुंबकीय व्यवहार। क्या देखते हैं, चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार के बारे में तो आपको बता ही डाला हूं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होगा, वो अणुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय है ना, प्रतिचुंबकीय, इसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। उल्टा रे उल्टा, पी और पी उल्टा होता है, ऐसे करके याद रखा हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश नाम और हिंदी नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। ठीक है, अयुग्मित है मतलब अणुचुंबकीय है, और आसानी से क्या कर सकता है, लौह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। क्लियर है, चुंबकत्व का गुण होता है। लेकिन मान लो कोई कंपाउंड कैसा है, युग्मित है, उसका डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसा है, युग्मित। चुंबकीय व्यवहार किससे पता चलेगा, डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो कैसा होगा, अणुचुंबकीय। तुम लोग पूरा वीवीटी थ्योरी में किया हो ना, संकरण निकालते थे तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देता था तो क्या बोल देते थे, अणुचुंबकीय, और युग्मित दिखाई देता था तो प्रतिचुंबकीय। यहाँ तक क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। अब ये जो CFT थ्योरी था, इसका कौन कौन सा सीमा था। ठीक है, CFT थ्योरी के अनुसार धातु तथा लिगेंड के मध्य में आयनिक बंध है बोलते थे, आयनिक बंध है बोला जाता था, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है। ये थ्योरी बोल देता था कि धातु और लिगेंड के मध्य में आयनिक बंध बना है, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, उपसंयोजी यौगिक। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से सही है क्या, नहीं। दूसरा, ये थ्योरी पूरा डी कक्षक के बारे में बस बात करता है, डी कक्षक के बारे में बस बात करता है। एस कक्षक, पी कक्षक, एफ कक्षक को महत्व नहीं दिया। क्लियर है ना, इन सबको भी इसको महत्व देना चाहिए था। तीसरा, लिगेंड की शक्तियों के बारे में नहीं बताया, अच्छा से व्याख्या नहीं कर पाया। जानकारी नहीं दे पाया, क्लियर है ना, प्रॉपर लिगेंड के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। कई बार वही दुर्बल लिगेंड प्रबल की भांति काम करता था, वही प्रबल कई बार दुर्बल हो जाता था। क्लियर है कि नहीं, तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये संकरण का व्याख्या नहीं करता था, संकरण का व्याख्या नहीं करता था। अब जब कभी भी कोई चीज में कमी आपको दिखाई दे, मतलब एंडिंग यदि भली भांति ना हो, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, तो इसका नेक्स्ट जो पिक्चर रहेगा इन फ्यूचर तुम लोग कॉलेज में पढ़ोगे। क्लियर है ना, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं उपसंयोजी यौगिकों के क्या क्या महत्व है, या उनका क्या क्या उपयोग है। उपसंयोजी यौगिक का सबसे ज्यादा महत्व होता है धातु कर्म में। आप लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर पूरा पढ़े हैं। धातु निष्कर्षण में ध्यान से समझना, उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया किसमें, धातु कर्म में।
विभिन्न उपसहसंयोजी विलयन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के विलयन बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा उद्योगों में इसका उपयोग होता है। ईडीटीए जो रहता है, रक्त का थक्का जमने से शायद रोकता है, एक बार उसका उपयोग पढ़ लेना। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। चिकित्सा क्षेत्र में औषधि के रूप में, कौन से रूप में, औषधि के रूप में। और रंजक उद्योग में, कलर वगैरह डाई वाई करते हैं ना, उसमें रंजक उद्योग में। और बहुत सारा आपको उपयोग इसका या बहुत सारा महत्व बुक में मिल जाएगा, आप लोग एक बार बुक पढ़ लेना। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता था, ध्यान देना इधर। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका टोटल कितना चैप्टर पढ़ाया जाता है, 6 चैप्टर। कितना चैप्टर, 6 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन। तीसरा क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद क्या पढ़े थे, केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़े थे, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मेटलर्जी। क्या पढ़ लिए, मेटलर्जी। क्लियर है कि नहीं। टोटल कितना चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, 6 चैप्टर। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे लंबा पोर्शन जो चलता है, ठीक है ना, पी ब्लॉक, दूसरा आपका डी ब्लॉक, और तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से समझने का कोशिश करना। आपके सिलेबस में अभी ये सारे चैप्टर हैं, क्योंकि आप लोग अभी सीजीबीएसई कोर्स में हो, सीबीएसई कोर्स में रहते हो, तो ये चैप्टर कट चुका है। क्लियर है। सरफेस केमिस्ट्री भी कट चुका है आपका, मेटलर्जी भी कट चुका है। क्लियर है कि नहीं। ये तीनों चैप्टर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़े हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ रहा है। लेकिन अभी आपको बोर्ड के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इन फ्यूचर, ध्यान समझना, इन फ्यूचर उतना ज़्यादा आपको इस चैप्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट हो गया या JEE हो गया, ठीक है ना, या CUET का एग्ज़ाम दिलाओगे तो। क्लियर है ना, क्योंकि ये सब सिलेबस से कट चुका है। लेकिन हाँ, बाई चांस आप लोग यदि क्या बोलते हैं, कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज में इन सब चीज़ से जूझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये पीछा छोड़ेगा क्या, नहीं। और सबका अपना अपना अलग अलग ब्रांच है। क्लियर है कि नहीं। इन फ्यूचर आप क्या पता सॉलिड स्टेट का पूरा अच्छा खासा स्ट्रक्चर, पूरा हर चीज़ पढ़ ले इसी विषय में ही, ठीक है ना, केमिस्ट्री में ही, स्पेशल सॉलिड स्टेट वाले टॉपिक में ही जाकर के PhD कर दोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसमें आगे बढ़ सकता है, ऐसा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के बाद में, जब नेक्स्ट क्लास होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसा बोला जाता है कि सारा केमिस्ट्री एक साइड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साइड। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।